मैंने हाल ही में रेबल रिज देखी और यह बात काफी दिलचस्प है कि आज के दौर में जब एक तरफ ऑल कॉप्स आर बास्टर्ड्स और दूसरी ओर सपोर्ट द पुलिस जैसे विरोधाभासी विचार फैले हुए हैं, तब भी बहुत सी फिल्में पुलिस को सीधे तौर पर विलेन के रूप में दिखाने से हिचक नहीं रही है। आप मान सकते हैं कि इससे फिल्म की संभावित दर्शक संख्या का एक बड़ा हिस्सा नाराज हो सकता है, क्योंकि पुलिस को लेकर आज देश में हर किसी की अलग राय बन चुकी है। फिर भी ब्लड स्टार जैसी नई स्ट्रीमिंग थ्रिलर एक बार फिर सामने आ गई है। ये एक युवती की कहानी है जो देश भर में यात्रा करते हुए एक बेहद दुर्व्यवहारी शेरिफ के जाल में फंस जाती है। इस फिल्म में कोई अगर मगर नहीं है। एक पुलिस अफसर जो सच में बेहद घटिया इंसान है और उसका इरादा है कि वह फिल्म खत्म होने से पहले हमारी एक्ट्रेस की जिंदगी को पूरी तरह से नरक बना दे। बॉबी एक बुरे रिश्ते से भाग रही है, अपने पिता से, जिसने हाल ही में उसे कानून से जुड़ी किसी परेशानी के कारण उसका हाथ तोड़ दिया था, और वह अब उसी तरह के एक और रिश्ते की ओर लौट रही है, अपने बॉयफ्रेंड के पास जिसने कभी उसे मारा था। वह एक ऐसी लड़की है जो बस एक दुख से निकलकर दूसरे की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी लड़की जो दो बुराइयों के बीच फंसी है और जिसे बस ये लग रहा है कि शायद अब कुछ बेहतर हो। फिल्म की शुरुआत होती है एक घायल लड़की से जो रेगिस्तान में किसी से जान बचाकर भाग रही है। उसके मुंह से खून निकल रहा था और पीछे एक कार खड़ी थी। तभी उस कार से एक आदमी बाहर आता है और उसकी तरफ एक पानी की बोतल और एक बंदूक फेंकता है। लड़की पहले पानी पीती है, फिर तुरंत बंदूक उठाकर उसे लोड करती है। वह उस आदमी को मारना चाहती है, लेकिन उसकी गोली सही निशाने पर नहीं लगती। अंततः वह आदमी उस लड़की को कार से कुचलकर मार डालता है। सीन कट होता है और अब एक दूसरी लड़की दिखाई देती है जो रेगिस्तान में चल रही है। उसका नाम बॉबी है और वह अपनी बहन से फोन पर बात कर रही है। बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि बॉबी एक ऐसे दोस्त के पास जा रही है जिसने उसके साथ पहले भी बुरा बर्ताव किया था, यहां तक कि हाथ उठाया था। उसकी बहन उसे समझाती है कि देखना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हमारे पापा निकले वैसे ही वह भी निकले और तुम भी मम्मी की तरह सारी उम्र सहती रहो। लेकिन बॉबी उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि वह इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। रास्ते में वह एक फ्यूल स्टेशन पर रुकती है जहां उसकी मुलाकात एक शेरिफ से होती है। शेरिफ उसे बियर ऑफर करता है, लेकिन बॉबी उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। वह पैसे देती है और वहां से निकल जाती है। वह अब भी अपनी बहन से बात कर रही होती है जो उसे बार बार चेतावनी दे रही होती है। इससे बॉबी गुस्से में आ जाती है और गाड़ी तेज चलाने लगती है। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहता कि एक पुलिस कार सड़क पर खड़ी थी जिसने उसकी तेज रफ्तार देख ली। शेरिफ उसका पीछा करता है और उसे रुकने का इशारा देता है। बॉबी रुक जाती है। वह पीछे के शीशे से देखती है कि यह वही शेरिफ है जो फ्यूल स्टेशन पर उससे बात करना चाह रहा था। शेरिफ उसके कागजात देखता है और बताता है कि उसे ओवर स्पीडिंग के लिए $1000 का जुर्माना भरना होगा। इतना ज्यादा जुर्माना, उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। फिर शेरिफ कहता है, मेरी कार की लाइट्स देखो, टूट गई हैं। तुमने कुछ अपनी कार से फेंका जिससे ये टूटी, जबकि बॉबी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर भी शेरिफ जोर देता है कि अगर वह चाहे तो फ्यूल स्टेशन के एटीएम से पैसे निकाल सकती है, लेकिन तब तक उसके कागजात और फोन उसी के पास रहेंगे। बॉबी गुस्से में कहती है, ये कौन सा कानून है, आप मेरा मोबाइल भी ले रहे हैं। शेरिफ और गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे कानून मत सिखाओ, जैसा कहा है वैसा करो। बॉबी एटीएम तक पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि वह पिछले एक हफ्ते से बंद पड़ा है। वह वहां के मालिक को अपनी समस्या बताती है, जो कहता है कि इस हफ्ते कई लड़कियां इसी तरह पैसा निकालने आई थीं, चालान भरने के लिए। तब बॉबी को समझ में आता है कि शेरिफ ये सब जानबूझकर करता है और उसे लड़कियों को परेशान करने में मजा आता है। बॉबी अब तय करती है कि वह इस बार उस शेरिफ की शिकार नहीं बनेगी। वह बिना पैसे दिए ही वहां से निकल जाती है, भले ही उसका आईडी और फोन उसके पास रह जाएं। दूर से शेरिफ उसे भागते हुए देख लेता है। वह बॉबी के फोन पर आए उसके बॉयफ्रेंड की कॉल भी देखता है, लेकिन कहता है
वो तुम्हें बाद में कॉल करेगी। फिर वह फोन एक डिब्बे में फेंक देता है जिसमें पहले से कई फोन और आईडी पड़े हुए होते हैं। अब वह बंदूक निकालता है और बॉबी की कार की हेडलाइट पर गोली चला देता है। मजबूरन बॉबी को रुकना पड़ता है। शेरिफ आता है और पूछता है, तुम भाग क्यों रही थी? बॉबी कहती है, मेरी स्थिति को समझने की कोशिश करो। मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचना है। अगर देर हुई तो वह मुझ पर शक करेगा। शेरिफ कहता है, अब तुम्हारा जाना मुश्किल है। तुम्हें एक और फाइन देना पड़ेगा। हेडलाइट्स टूट गई हैं। वह बॉबी की तलाशी भी लेने लगता है जिससे बॉबी असहज हो जाती है। फिर वह कहता है कि जब तक फाइन नहीं भरोगी तुम्हारा लाइसेंस मेरे पास रहेगा। बॉबी जल्दी से वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी शेरिफ पीछे से गोली चलाकर उसकी गाड़ी के टायर फोड़ देता है। गाड़ी संतुलन खो बैठती है और रेत में धंसने लगती है। बॉबी समझ जाती है कि यह आदमी अब उसके साथ एक खतरनाक खेल खेलने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए वह पैदल ही भागने लगती है। उसने एक आदमी से पैसे चुरा लिए ताकि वह उन्हें शरीफ से खुद को बचाने में इस्तेमाल कर सके, और फिर वह राहत की सांस लेने के लिए वहीं बैठ गई। तभी एक वेट्रेस वहां आई और बॉबी से ऑर्डर करने को कहा, क्योंकि वहां बिना ऑर्डर के बैठना मना था। बॉबी ने कॉफी मंगवाई और तभी उसने देखा कि शरीफ भी वहां पहुंच गया है। वह डर के मारे उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। वह वहां से भागने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एक अच्छी बात यह हुई कि उसे पता चला कि शरीफ अपनी कार भी वहीं ले आया है। यह देखकर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया और वह तुरंत रोड पर जाकर 911 पर कॉल करती है और एक दूर के गैस स्टेशन पर मदद मांगती है। उसे पता था कि इस इलाके में सिर्फ एक जेंटलमैन काम करता है और उसी को गैस स्टेशन भेजा जाएगा। इसके बाद वह तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है कि एक शरीफ उसके पीछे पड़ा है और उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। लेकिन बॉयफ्रेंड उसे समझने के बजाय उस पर धोखा देने का आरोप लगाने लगता है। अब डरी हुई बॉबी अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है। वह उसे बताने ही वाली थी कि वह मुश्किल में है, तभी उसे पीछे से शरीफ की आवाज सुनाई देती है। शरीफ वहां उसके लाइसेंस, मोबाइल और चाबी लौटाने आया था। बॉबी ये देखकर हैरान रह जाती है कि एक आदमी का बर्ताव इतनी जल्दी कैसे बदल गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, इसलिए उसने अपनी बहन से भी कह दिया कि शायद यह मेरी गलतफहमी थी, अब सब कुछ ठीक है। वहीं दूसरी ओर जिस आदमी से बॉबी ने पैसे चुराए थे, उसने पैसे चोरी करने का इल्जाम वेट्रेस पर लगा दिया और उसका बॉस बिना कुछ सुने उसे नौकरी से निकाल देता है। वह लड़की बाहर उदास बैठी होती है। तभी बॉबी वहां से निकलती है और उस लड़की से लिफ्ट मांगती है। लड़की मान जाती है और दोनों साथ सफर शुरू करते हैं। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक गोली चलती है जो सीधा लड़की के सिर में लगती है और वह मर जाती है। उसका खून बॉबी की कार पर गिरता है। उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही शरीफ होता है जो लड़कियों को मार रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता क्यों। बॉबी सदमे में थी। इतनी बड़ी घटना अचानक उसके सामने हो गई थी। वह सांस तक नहीं ले पा रही थी। वह खुद को सामान्य करने के लिए कार से बाहर निकलती है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से शांत हो पाती, उसे दिखाई देता है कि शरीफ अब भी उसका पीछा कर रहा है। वह भागने का फैसला करती है। इस बीच बॉबी को उसकी बहन के नाम से कॉल आती है। वह उसे उठाना चाहती थी ताकि सब कुछ बता सके, लेकिन उसे पता चलता है कि कॉल करने वाला शरीफ है, जिसने उसकी बहन के नंबर की जगह अपना नंबर सेव कर दिया था। इस परेशानी के बीच अचानक एक ट्रक उसकी कार के सामने आता है। बॉबी तुरंत कार रोकती है और ट्रक को रोकने का इशारा करती है। ट्रक ड्राइवर जल्दी से उतरता है और बॉबी की हालत देखकर पूछता है कि क्या हुआ। बॉबी बताती है कि शरीफ उसके पीछे पड़ा है, वह उसे मारना चाहता है। उसने उसके साथी को भी मार डाला है, कृपया मदद कीजिए। स्थिति को गंभीर देखकर ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से एक बंदूक निकालता है और शरीफ पर तान देता है। शरीफ उस ड्राइवर से कहता है, इस लड़की की बातों में मत आओ, ये एक कातिल है। इसने एक लड़की की हत्या की है। पुलिस सुबह से इसे ढूंढ रही है। इसे मुझे सौंप दो और तुम जा सकते हो। ट्रक ड्राइवर बॉबी की तरफ देखता है। उसकी हालत एक कातिल जैसी नहीं लग रही थी। उसे एहसास होता है कि शरीफ ही
गलत इंसान है। जैसे ही वह शरीफ पर गोली चलाने की तैयारी करता है, शरीफ उसका ध्यान भटकाता है और उसे गोली मार देता है। जैसे ही वह आदमी मरता है, बॉबी तुरंत अपनी कार में वापस बैठती है और वहां से भाग जाती है। वह कार चलाते हुए एक सुनसान गैराज तक पहुंचती है। उसने वहां कार पार्क की। वह वहां छिपने की जगह तलाश रही थी, तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अपने बचाव के लिए वह एक डंडा उठाकर पीछे से उस आदमी पर हमला कर देती है जो उसका पीछा कर रहा था। उसे लगा वह शरीफ है, लेकिन वह एक चर्च में काम करने वाला आदमी निकला। वह बॉबी को अंदर ले जाता है, उसकी चोटों पर पट्टी करता है और उसके लिए कॉफी भी बनाता है। बॉबी उसे पूरी कहानी बताती है कि कैसे एक शरीफ उसके पीछे पड़ा है और उसने 2 लोगों की हत्या कर दी है। उसकी बात सुनने के बाद वह आदमी उसे वहीं रुकने को कहता है और अपने बॉस को कॉल करके मदद मांगने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बॉस जरूर मदद करेगा और बॉबी को इस मुसीबत से निकाल लेगा। बॉबी खुद वॉशरूम जाने की बात कहती है और वह लड़का उसे एक कमरे की ओर इशारा करता है। कुछ ही देर में कोई वहां आया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसे बहुत हैरानी हुई। वहां कार, मैकेनिक से जुड़े औजारों के अलावा कुछ बहुत ही अजीब औजार भी थे। चांद 100 जैसी चीजें देखकर वो चौंक गई। ये सब यहां क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसने दीवार पर कई लड़कियों के आईडी कार्ड देखे। इन आईडीज को देखकर बॉबी के दिमाग में एक बात साफ हो गई, ये जगह शेरिफ की नहीं है। उसने बस ये सोचा ही था कि तभी शेरिफ उसके सामने आ गया और बॉबी डर से कांप उठी। शेरिफ बोला, इतना क्या सोच रही हो? चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। इन आईडीज पर लिखे नंबर इस बात को बताते हैं कि वो लड़की कितनी दूर तक भाग पाई थी। बॉबी अभी वहां से भागने की कोशिश करती कि तभी वो दूसरा लड़का, जो खुद को मैकेनिक बता रहा था, बॉबी के सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। दरअसल वो लड़का शेरिफ का भाई था और इन सब घटनाओं में उसका साथी भी। दोनों सगे भाई थे। कुछ देर बाद जब बॉबी को होश आया तो उसने पाया कि वो एक कुर्सी से बंधी हुई है। अब शेरिफ उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है कि उसे औरतों से इतनी नफरत क्यों है और वो ये सब क्यों कर रहा है। दरअसल उसकी माँ एक बुरी औरत थी जो अपनी मस्ती में डूबी रहती थी और इसी वजह से दोनों भाइयों को बार बार जगह बदलनी पड़ती थी। फिर उसने बॉबी को एक चाकू दिखाया और कहा, ये मैंने अपनी माँ की खाल से बनाया है। यानी उसने अपनी माँ की भी हत्या कर दी थी। अब वो उसी चाकू से बॉबी की जीभ पकड़ता है और कहता है, तूने इसी जीभ से मुझे गालियां दी थी ना, और बेरहमी से उसकी जीभ काट देता है। दर्द इतना ज्यादा था कि बॉबी फिर से बेहोश हो जाती है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वो देखती है कि उसे कुर्सी से खोल दिया गया है। वो उठती है, शेरिफ का चाकू उठाती है और वहां से बाहर निकलती है, लेकिन शेरिफ उसके इस चाल को भांप चुका होता है। हर लड़की ऐसा ही करती है, भागने की कोशिश। अब बॉबी अंधेरे में दौड़ रही थी, ठीक उसी तरह जैसे हमने फिल्म की शुरुआत में एक औरत को भागते हुए देखा था, और शेरिफ अपनी गाड़ी से उसका पीछा कर रहा था। जब बॉबी भागते भागते थक जाती है तो वो गिर जाती है। शेरिफ उसे एक बंदूक फेंक कर देता है जिसमें सिर्फ एक गोली होती है, जैसे वो हर लड़की को देता था। उसे उम्मीद थी कि बॉबी भी बाकी लड़कियों की तरह उस पर गोली चलाएगी, लेकिन बॉबी खुद पर गोली चला लेती है। शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है। वो आता है और बॉबी चिल्ला उठती है, ये खेल ऐसे नहीं चलता। जब शेरिफ जांचता है तो पता चलता है कि बॉबी जिंदा है। असल में उसने गोली हवा में चलाई थी। जैसे ही शेरिफ उसके करीब आता है, बॉबी उसी के चाकू से उस पर हमला कर देती है। शेरिफ दर्द से तड़पने लगता है और बॉबी उसकी गाड़ी में बैठकर उसे कुचल देती है। उस दरिंदे को मारकर वो वहां से निकल जाती है। फिर वो अपने घर जाती है। वहां से एक बड़ा बंदूक उठाती है और कुछ आईडी कार्ड सबूत के तौर पर रख लेती है। जैसे ही वो वहां से निकलने लगती है, शेरिफ का भाई उसका पीछा करता है। बॉबी उसे बेरहमी से मार डालती है और फिर वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। बॉबी ही वो लड़की थी जिसने इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। बॉबी गुस्से में आ जाती है। उसने इतने मुश्किल वक्त में उसकी मदद नहीं की। बॉबी फोन को वहीं फेंक देती है। अंत में दिखाया गया कि बॉबी ने अपनी कटी हुई जीभ को
आइस बॉक्स में रखा था, जिसे बाद में उसने वापस जुड़वा लिया। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।